Hello everyone, welcome to Chemistry Box by Muskan. So this is the part 1 of our chapter 2 series, and we are going to start a new chapter in this video, that is electrochemistry. And today we will continue with introduction, electrochemistry basics, oxidation and reduction reactions, electrochemical cell. So let's get started. First of all, electrochemistry. So electrochemistry. So electro means electricity and chemistry means chemical reactions. So it means in electrochemistry chapters we are going to discuss the relationship between electricity and chemical reactions. I mean कि how the electricity and chemical reactions are linked to each other. So electrochemistry is the study of electricity and how it relates to chemical reactions. वही जो मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, स्टडी है इलेक्ट्रिसिटी की और मतलब कैसे ये केमिकल रिएक्शंस के साथ लिंक करती है. बेसिकली वी विल स्टडी two reactions in this chapter, that is how we can change chemical energy into electrical energy, and second one is how electrical energy changes into chemical energy. ठीक है, मतलब इस चैप्टर में यही दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि जो केमिकल एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज कर सकते हैं और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज कर सकते हैं. तो आपको पता है कि द प्रोसेस इन विच केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. ठीक है, एंड इन द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी उसे हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. बट व्हाट इज दैट? सो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. ओके, सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनको प्रोसीड करने में कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये अपने आप ही चलती रहती हैं. जैसे कैपेबल टू प्रोसीडिंग इन अ गिवन डायरेक्शन विद नो एक्सटर्नल एनर्जी बीइंग नीडेड. इनको एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत होती ही नहीं है. ठीक है, जैसे अब कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है क्लास में जो कि सेल्फ मोटिवेटेड है पढ़ने को लेके. ठीक है, तो वो क्या करेगा, खुद ब खुद ही स्टडी करता रहेगा, उसको बाहर से किसी को उसको डांटने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, है ना, ऐसे करके तो वो खुद मतलब पढ़ता रहेगा. ऑन दी अदर हैंड जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं वो इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एनर्जी टू प्रोसीड. मतलब जैसे कि जो बच्चा है जिसको पढ़ना बिल्कुल पसंद ही नहीं है तो हमें उसको डांट के पढ़ाने बिठाना पड़ेगा कि बैठ पढ़, है ना, ऐसे वैसे जो भी है, तो मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी फिर वो आगे प्रोसीड करेगा. सो दीज आर दी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है. मतलब वो रिएक्शन अपने आप होती रहती है, उसको किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है. उन्हें चेंज करवाने के लिए हमें बाहर से कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ती है. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना बेसिकली इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, पर जो मेन एप्लीकेशन है वो ये है बैटरी. ठीक है, बैटरी क्या आजकल हर चीज़ों में होती है, इन टॉयज़, मोबाइल्स एंड कैलकुलेटर्स, एवरीथिंग. ठीक है, हर चीज़ में जो बैटरी है वो होती ही है. ठीक है, तो बैटरी एक मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की. ठीक है, तो जैसे एक और आ गई इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में भी आपने सुना होगा. ठीक है, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के केस में क्या होता है कि जैसे हमारे घर में कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब यूटेंसिल्स ही ले लो. ठीक है, वो कई बार सिल्वर शाइन देते हैं.
ठीक है, पर वो सिल्वर होते नहीं है, चांदी के होते नहीं है, पर वो दिखते चांदी की तरह है। वो कौन सी प्रोसेस है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ही प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम उसको सिल्वर कोट करके मतलब उसको सिल्वर की तरह बना देते हैं, बट एक्चुअल में दे आर नॉट सिल्वर। ठीक है, सो मतलब ये भी बाकी जैसे जो भी ये हैं, सेंसिंग होगी, क्रोजन हो गया, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोसिंथेसिस, एनर्जी कन्वर्जन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारी जो हैं ये हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिक्स। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रोसीड करने से पहले हमें उसके बेसिक्स तो पता होने चाहिए। ठीक है, सो देखो कि जो भी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस है ना, ये है रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, मतलब हमें इसमें प्रोसीड करने से पहले रिडॉक्स रिएक्शंस का पता होना चाहिए कि ये क्या होती हैं। ठीक है, तो ये आपने +1 में तो स्टडी किया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या हैं, है ना, इस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन देखो, ये वाली, इसमें क्या हो रहा है, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव जो है वो Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो जिंक है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे के Zn2 प्लस में चेंज हो गया। ऑन दी अदर हैंड जो कॉपर है वो 2 प्लस से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में चेंज हो गया। ठीक है, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इन दोनों के केस में जो जिंक है वो रिच है, ऑन दी अदर हैंड जो कॉपर है वो पुअर है। ठीक है, मतलब जो रिच है वो चीज़ों को देगा, लेकिन जो पुअर है वो चीज़ों को लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेगा। इस केस में यही हुआ कि जिंक रिच था, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और जिंक 2 प्लस में चेंज हो गया। ऑन दी अदर हैंड जो कॉपर है वो पुअर है, जिसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो 2 ले लेगा और कॉपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेकेंड केस देखो, जिसमें कॉपर प्लस 2Ag पॉजिटिव, फिर कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। ठीक है, अगर अब हम देखें कॉपर और सिल्वर को कंपेयर करें तो इस केस में जो कॉपर है वो रिच है और ये है सिल्वर, ये पुअर है। अब आप बोलोगे कि कॉपर यहाँ पे तो पुअर था पर इधर वो रिच कैसे हो गया? सो इधर हमने क्या करना है, दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना होता है, दोनों रिएक्टेंट्स को, फिर ही हमें पता चलेगा कि ये रिच है या पुअर है। पर हमें ये पता कैसे चलेगा कि मेटल्स कौन रिच है कौन पुअर है? वो हमें पता चलता है इस सीरीज से, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज से। ठीक है, मतलब जैसे पोटेशियम सोडियम लिथियम कैल्शियम। ठीक है, ये वाले जो ऊपर हैं ये मतलब रिच होते हैं, नीचे वाले पुअर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हमें क्या करना होता है कि उनको आपस में कंपेयर करना होता है, फिर देखना होता है कि कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कौन इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, तो ये तो था ना ऐसे, मतलब अब आगे देखो, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, मान लो कि मैंने एक कंटेनर ले लिया। ठीक है, इस कंटेनर में मैंने सोल्यूशन डाला CuSO4 का, ठीक है, कॉपर सल्फेट का, और मान लो कि इसमें मैंने एक रॉड को डिप कर दिया जो थी जिंक की। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इन दोनों के केस में जिंक जो है वो रिच है, मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे के Zn2 प्लस बन जाएगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन ले के Cu बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो कलर है ना कॉपर सल्फेट का, वो फेड होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव तो गायब हो रहा है, जो कि कॉपर में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, कॉपर बनी जा रहा है, इस कारण इसका कलर जो है ये स्टार्ट फेड होना शुरू हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड आप देखोगे कि जिंक के ऊपर एक मतलब ऐसे प्लेटिंग सी होनी शुरू हो जाएगी कॉपर की। ठीक है,
तो ये जो सोल्यूशन है ये CuSO4 से ZnSO4 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो कॉपर है वो copper-2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है और Zn जो है वो Zn से Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। सो इस केस में जो जिंक है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस केस में हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है। पर जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस केस में हो रही है रिडक्शन, ठीक है। तो कलेक्टिवली इन दोनों को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये हुआ। अब सेकंड केस देखो, इसको आप अपने माइंड में रख लेना। अब सेकंड केस है कि मान लो मैंने उल्टा कर दिया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में मैंने लिक्विड जो डाला वो डाला ZnSO4 और इसमें मैंने डिप किया कॉपर को, मतलब उल्टा कर दिया पिछली रिएक्शन से। अब हमारे पास जो Zn है वो +2 है और जो कॉपर है वो Cu है। मतलब यहाँ पे जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर वो इलेक्ट्रॉन लेगा किससे? कॉपर से। पर वो ले ही नहीं सकता क्योंकि जिंक तो ऑलरेडी बहुत रिच है और जो कॉपर है वो तो पुअर है, वो क्या ही देगा जिंक को। इस कारण इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होएगी। इस केस में Zn2 पॉजिटिव Zn में चेंज नहीं हो सकता क्योंकि कॉपर उसे इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, वो दे ही नहीं सकता, उसके पास इलेक्ट्रॉन की खुद कमी होगी क्योंकि वो पुअर है, ठीक है। तो इस केस में नो रिएक्शन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ये होता क्या है, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन है वो हमेशा एनोड पे होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन होती क्या है? जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। एंड रिडक्शन ऑलवेज कैथोड पे होएगी। तो रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, ठीक है। सो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी से, ठीक है। तो ये है, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं डेनियल सेल, ठीक है। डेनियल सेल में भी बेसिकली हम जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड्स को मतलब डिस्कस करेंगे। इसका डेनियल सेल का नाम ये क्यों पड़ा? क्योंकि साइंटिस्ट के नेम से ये पड़ा, ठीक है। यही बाद की केमिकल रिएक्शन से हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, ठीक है। सो इस केस में हमने क्या कर लिया कि एक इलेक्ट्रोड ले ली जिंक की, ठीक है, एक ले ली कॉपर की। जिंक वाली को हमने जिंक सल्फेट में डिप कर दिया और कॉपर वाली को हमने कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया, ओके। सो अब क्या होगा कि हमें पता है कि जिंक जो है वो क्या होता है? रिच होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? देगा। तो इस केस में क्या होगा कि जिंक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा और बन जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो इस केस में जो ये जिंक 2 पॉजिटिव है ना, ये सोल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव। और इस रोड पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ही रह जाएंगे, ठीक है, सारे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो किस केस में होता है? एनोड के केस में। तो ये हमारे पास है एनोड, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो ये जब फ्लो करेंगे ऐसे वायर के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो इधर से इधर जाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये जब कॉपर के पास आ गए, कॉपर के पास तो ऑलरेडी कमी है, ठीक है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और कॉपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वो कॉपर में चेंज होना शुरू हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब गेन कर रहा है। तो ये क्या होगी हमारे पास? कैथोड, जिस पे क्या हो रही है? रिडक्शन। और यहाँ पे क्या हो रही थी? ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब क्या हो गया कि हमारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहा है? जिंक से कॉपर की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। पर जो इलेक्ट्रिसिटी है फिर हम देखेंगे कि वो बल्ब जो है वो मतलब जलना शुरू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी इधर कॉपर से जिंक की तरफ, ठीक है। तो बल्ब, लेकिन हम नोट करेंगे कि कुछ टाइम बाद जो बल्ब है वो मतलब
ग्लो करता है फिर बंद हो जाता है, फिर ग्लो करता है वो बंद हो जाता है, मतलब कॉन्टिन्यूशन में नहीं रहता। ये क्यों होता है? क्योंकि देखो इस सोल्यूशन में सारे Zn2 पॉजिटिव भरी जा रहे हैं, ठीक है। और मतलब इधर क्या है, ये कॉपर तो इसके ऊपर जा ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव बनी जा रहे हैं, मतलब इधर जो है पॉजिटिव चार्ज आई जा रहा है, इधर जो है वो नेगेटिव चार्ज आई जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका फ्लो जो है वो रुक जाता है, ठीक है। तो हम इसको मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रलिटी को मतलब मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक ब्रिज लगा देते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की क्या होता है, ये कनेक्शन है कंटेनिंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन एंड दी रिडक्शन हाफ सेल्स, ठीक है। तो ये मतलब था मतलब सॉल्ट ब्रिज है क्या, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज एक मतलब कनेक्शन बनाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल में और कैथोड हाफ सेल में, ठीक है। तो ये एक तरह की न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। और इस सेल में, इस ब्रिज में होता क्या है, KCl होता है, KNO3 होता है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो SO4 2 नेगेटिव के साथ लिंक कर जाता है, और जो नेगेटिव है वो Zn2 पॉजिटिव के साथ लिंक कर जाता है, ठीक है। तो इस केस में मतलब ये हो गया हमारा प्रॉपर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो जैसे देखो कि हम फिर देखेंगे कि जो बल्ब है वो कॉन्टिन्यूशन में ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, पर जो कैथोड इलेक्ट्रोड है वो थिक्कर होनी शुरू हो जाएगी। मतलब उस केस में क्या हो रहा है कि कॉपर के केस में इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर आ रहे हैं ना, तो उसके कारण उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोड्स मतलब चार्ज जनरेट हो जा रहा है और आ रहा है, तो उस केस में वो थिक होना शुरू हो जाएगा। पर एनोड क्या होगा, वो थिन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स तो जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब मान लो कि अगर मैंने इसको एक एक्सटर्नल सोर्स दे दिया पोटेंशियल का, मतलब E एक्सटर्नल दे दिया, तो उस केस में मतलब 3 केस हम इसमें लेंगे कि मान लो कि जो इंटरनल वाला है कैपिटल E है वो ग्रेटर है, तो उस केस में तो सिंपल वैसे ही चलेगा कि जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करेंगे और करंट कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो करेगा। पर इन केस इफ E एक्सटर्नल इज इक्वल टू कैपिटल E, उस केस में कोई इलेक्ट्रॉन्स और करंट फ्लो नहीं करेंगे, ठीक है। पर अगर E एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन E, तो ऑपोजिट हो जाएगा, कॉपर से जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे। पर हमने क्या कहा था कि जिंक जो है वो क्या होता है, रिच होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब कॉपर पुअर है तो वो जिंक को इलेक्ट्रॉन्स दे ही नहीं पाता। पर इस केस में तो हो रहा है ना ऐसे कि कॉपर से जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने आप ही जा रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, मतलब उसे हम बाहर से फोर्स कर रहे हैं कि तू इलेक्ट्रॉन दे, और वो दे रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास डेनियल सेल का पूरा वर्किंग और मतलब जो भी है। कि आई होप आप सबको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू केमिस्ट्री बॉक्स एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।